तुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से पतंग को वोट देने की अपील की। रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 20 नवंबर को मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वजीर आला नहीं बनने वाले हैं। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतखाबी मुहिम चला रहे AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की जानिब से दिए गए बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के वजीर आला नहीं बनने वाले हैं। उनके ख्वाब चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ दिखावे के लिए वो आपस में मुत्तहिद हैं, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। फडणवीस ने आपको पर कहा कि अब नाम को लेकर कहा कि औरंगाबाद के नाम के इश्यू के ऊपर कहा कि आप नाम बदल नहीं सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। योगी जी ने साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में झूठ फैला रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों को सच बताना चाहिए। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में रैतु बंधु कर्ज माफी और धान पर MSP देने से मुताल्लिक झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना ने कर्ज माफी से मुताल्लिक किए गए अपने वादे को तोड़ दिया है। साबिक वजीर का कहना था कि वो महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि 9 दिसंबर 2023 को कर्ज माफी का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने उस वादे को तोड़ दिया है। 42 लाख लोगों को 31,000 करोड़ रुपये देने का वादा करके सिर्फ 17,000 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ट्विटर के जरिए ये पैगाम फैलाकर धोखा देने की कोशिश कर रही है कि मुकम्मल कर्जे माफ कर दिए गए हैं और महाराष्ट्र इंतखाबात में ये कहकर मुहिम चला रही है कि उसने 40 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी में 7 माह की ताखीर की और किसानों पर सूद का बोझ भी डाल दिया। बैंकों ने किसानों से सूद वसूल किए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की ताखीर के नतीजे में किसानों को मुश्किलात का सामना रहा है। रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र की आवाम से झूठ बोल रहे हैं, जबकि उन्हें सच बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून लोको पायलट रियाद मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। हैदराबाद की इंदिरा ईगलापति सऊदी अरब के रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में पेश रहने वाली खवातीन में से एक हैं। रियाद के नए रैपिड ट्रांसिट सिस्टम में वो अपनी महारत दिखाने के लिए पुरजोश है। ये प्रोजेक्ट साल 2025 के अवाइल में शुरू होने जा रहा है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 33 साला लोको पायलट रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में खवातीन के मुंतखब ग्रुप में शामिल हैं। वो हैदराबाद में अपने काम के दौरान मेट्रो ऑपरेशन से भी वाबस्ता रही हैं। इगलापति ने पिछले 5 सालों के दौरान रियाद में ट्रेन पायलट और स्टेशन ऑपरेशन मास्टर के तौर पर भी किरदार अदा किया है। रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर उन्होंने कहा है कि एक गैर मुल्की के तौर पर इस तरह के आलमी मियार के मंसूबे का हिस्सा बनना उनके लिए काबिल फ़िक्र लम्हा है। प्रोजेक्ट का ये सफ़र साल 2019 में शुरू हुआ था और वो तभी से इससे वाबस्ता रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट अपने ऑपरेशनल मरहले के करीब है और आजमाइशी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वो मुकम्मल ऑपरेशंस शुरू होने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। आपको बता दें कि इगलापति असल में आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के धोलीपल्ली से साल 2006 में हैदराबाद में मुक़ीम हुई थी।
लोको पायलट के तौर पर उनका करियर चलता रहा है और छोटी बहन भी हैदराबाद मेट्रो में पायलट के तौर पर काम करती है, जबकि उनके शौहर रियाद मेट्रो के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मुलाजिम हैं। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ईगला पति को दोहा कतर में भी तैनात किया गया था ताकि क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाती है तो दुगना एहतजाज किया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने CAA और NRC की तायीद करने वाले शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे व दीगर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वक्फ तरमीमी कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की थी। सदर मजलिस ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ खड़े होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत ये बिल लेकर आती है तो CAA के खिलाफ जिस तरह का एहतजाज किया गया था उससे दुगना एहतजाज मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल मसाजिद को छीनने के लिए लाया जा रहा है और उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे दो शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे, एक घी खा लिए एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो दो बार मेरी जबान से निकल गया इम्तियाज में उठो, इम्तियाज में उठो, मगर इम्तियाज में यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, BJP, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का कहना है कि 2 महकमों GHMC और वाटर वर्क्स को माली बहरान का सामना है और इसी की वजह से हैदराबाद की आवाम और उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी का कहना है कि 2 महकमे GHMC और वाटर वर्क्स बुनियादी तौर पर हैदराबाद के लोगों के
शहरी मसाइल को हल करने के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों महकमों को आज माली बहरान का सामना है और इसी वजह से हैदराबाद की आवाम और उनके मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट मख्तस न किए जाने की वजह से सड़कों पर नालियों का पानी बहता नजर आ रहा है, सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है, स्ट्रीट लाइट्स को भी तब्दील नहीं किया गया है। मरकजी वजीर ने तेलंगाना हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत दिवालिया हो चुकी है। रियासती हुकूमत के माली बहरान की वजह से हैदराबाद की तरक्की को भी बहरान का सामना है और यही वजह है कि आज हैदराबाद मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। स्ट्रीट लाइट्स जल गए तो बजट नहीं रहने के कारण नया स्ट्रीट लाइट्स रिप्लेसिंग नहीं कर रहे। जो हैदराबाद जीएचएमसी में वाटर वर्क्स में आउटसोर्सिंग काम करते हैं, समय पर उनको साली नहीं दे पा रहे। आज तेलंगाना सरकार का पूरा आज आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण से दिवाला हो गया। आज फाइनेंशियल क्राइसिस में तेलंगाना सरकार है। वो क्राइसिस हमारा हैदराबाद का विकास पर भी, वो क्राइसिस आज हैदराबाद का जीएचएमसी पर, वो क्राइसिस आज हैदराबाद के वाटर वर्क्स पर भी है। इसके कारण हैदराबाद में अलग अलग समस्या हो रहे, क्योंकि हैदराबाद में अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे, अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ रहे। वैसे हैदराबाद को कोई सिविक प्रॉब्लम्स के लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मगर मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना सरकार को 80% रेवेन्यू सिर्फ हैदराबाद से आते हैं, मगर 5% भी हैदराबाद सिविक प्रॉब्लम्स के लिए, हैदराबाद के विकास के लिए अलॉटमेंट नहीं करते हैं। इसके कारण हैदराबाद का जनता बहुत तकलीफ है। पहले टीआरएस पार्टी केसीआर ऐसी करते थे, आज 1 साल से कांग्रेस पार्टी आने के बाद ऐसी व्यवहार कर रहे, हैदराबाद पर पूरा नेग्लेक्ट कर रहे। सिर्फ हैदराबाद कांग्रेस पार्टी के लिए, पहला केसीआर के लिए एटीएम था उनको। हैदराबाद में लोगों को गुमराह करके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज के पास, बड़ा बड़ा बिल्डर्स के पास, बड़ा बड़ा अलग अलग लोगों के पास पैसे वसूल करना, हैदराबाद में लैंड्स बेचना, पैसे वसूल करना, यही काम करते हैं, मगर हैदराबाद विकास के लिए कोई काम नहीं करते। नलगुंडा जिले में इतवार को किसानों का एहतजाज देखा गया। किसानों ने अनाज खरीदने और इमदादी कीमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। किसान उनके उगाए गए अनाज न खरीदने से शदीद परेशान हैं। इतवार को नलगुंडा जिले के कोदाड़ में और नलगुंडा मिरियाल गुड़ा चौराहे पर किसानों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि इमदादी कीमतों पर अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों के एहतजाज की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम देखा गया। इल्जाम है कि राइस मिल्स एक सिंडिकेट बना रहे हैं और अनाज की खरीदारी से इनकार कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों ने मुतालबा किया है कि फौरन इमदादी कीमत फराहम करते हुए अनाज की खरीदारी की जाए। हैदराबाद मुंबई हाईवे पर कारों को ले जाने वाले एक कंटेनर में जबरदस्त आग लग गई। आतिशबाजी के नतीजे में 8 कारें जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया है कि संगारेड्डी जिले के जहीराबाद बाईपास रोड पर कारों को ले जाने वाले कंटेनर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में काफी नुकसान हुआ और हैदराबाद मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक जैम भी देखा गया। ये वाकया रंजोल के मुकाम पर पेश आया है। मुंबई से हैदराबाद जाने के दौरान 8 कारों से लदे कंटेनर में आग लग गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कंटेनर से गाढ़ा सियाह धुआं उठता हुआ देखा गया और शोलों ने गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग लगने की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जैम देखा गया। हंगामी टीमों ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर की हिफाजत को यकीनी बनाने का काम किया है। हादसे के बाद हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के नतीजे में मुसाफिरीन को ताखीर का सामना रहा। सिद्दीपेट शहर में खानदानी तनाज़े के चलते एक खानदान के 3 अफराद ने झील में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जराये ने बताया है कि सिद्दीपेट शहर के रहने वाले 49 साला सत्यम ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की थी। उसे एक बेटी और एक बेटा है। बताया गया है कि खानदानी तनाज़ात के चलते सत्यम ने अपने दोनों बच्चों 5 साला हंसनी और 7 साला बेटे अनुज को झील में फेंक दिया और फिर खुद भी झील में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर गोताखोरों की मदद से 3 नाशें
निकालने का काम किया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद की मज़ाफ़ात में पेश आने वाले एक कार हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि कुछ दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बजरिए SUV श्रीसलम डैम जा रहा था कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में हैदराबाद श्रीसलम हाईवे पर गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे दरख्तों से टकराने के बाद उलट गई। इस वाक़े में 18 साला इम्तियाज़ और 18 साला नायाब मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। महलूकीन और उनके दोस्तों का ताल्लुक पहाड़ी शरीफ इलाके से बताया गया है। पुलिस को शुबा है कि दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बिहार के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर पसमानदा तबकात की पीठ में छुरा घोंपने और अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर व सिलसिला MLA KTR ने इतवार को वरंगल का दौरा किया। वरंगल पहुंचने पर पार्टी के कायदीन, कारकुनान और अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। KTR ने हनमकुंडा में पार्टी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदा तबकात की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने BC एलामिया के नाम पर कई वादे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया और अवाम को धोखा दिया गया। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद रईतु बंधु और दलित बंधु जैसी स्कीमात को रोक दिया गया है और BC तबके के वोट हासिल करने के लिए एक नया ड्रामा रचा जा रहा है। उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी में अवामुन्नास से पूछे जा रहे सवालात पर भी तबसरा करते हुए कहा कि लोगों से जाती सवालात पूछे जा रहे हैं और BC वोटों के लिए ओहदेदारों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में MVA का मुश्तरका इंतखाबी मंशूर महाराष्ट्र नामा जारी किया है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में मुख्तलिफ तबकों के लिए वादे किए गए हैं जिनमें खवातीन, किसान और बेरोजगार नौजवान शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी ने खवातीन को हर माह 3000 रुपये देने का ऐलान किया है जबकि 25 लाख रुपये तक के मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कहा कि ज़राअत, देही तरक्की, शहरी तरक्की और सेहत जैसे शोबों में 5 जमानतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और 50% रिजर्वेशन की हद को खत्म करके तमिलनाडु की तर्ज पर निज़ाम बनाया जाएगा। इस मौके पर शिवसेना के MP संजय रावत, NCP की MP सुप्रिया सोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले, कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के अलावा महाविकास अघाड़ी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी ज्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है। मुस्तकबिल में आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले के तकर्रुरात के जरिए औकाफी अराजियात और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुतादिद मुकामात पर औकाफी जायदादों के किराएदार वक्त पर किराए अदा नहीं कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए उन किराएदारों के नामों को मंजर-ए-आम पर लाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तकबिल में आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में हुए वक्फ बोर्ड के इजलास पर तबसरा करते हुए उन्होंने बताया कि 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहसे किए गए हैं। कमेटियों और तौलियत के उमूर को भी मंजूरी दी गई है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए जल्द ही एक सब कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें बोर्ड के अराकीन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आइंदा हर 2 माह में वक्फ बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक़िद होगा ताकि इंतज़ामी उमूर को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। वक्फ बोर्ड की ज़ेरे तामीर इमारत के हवाले से चेयरमैन ने कहा है कि
गुज़िश्ता हुकूमत ने उस काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब किए थे, लेकिन अब मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का मंसूबा है ताकि इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया से मुताल्लिक़ अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि आइमा व मौज़नीन को माहाना एजाज़िया की फराहमी के लिए महकमा फाइनेंस से दरख्वास्त की गई है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी आइमा व मौज़नीन को 3 माह के एजाज़िये की रकम जारी कर दी जाएगी। जवान बेरोजगार बहुत है, उनको मौका देना चाहिए कि ताकि जो ऑलरेडी रिटायर है उनको कम से कम मौका दिया जाए। वो मेरा अपना एक सोच है, वो उसको उसी की वजह से हम अभी रोक के रखे हैं। नए तखौरात अभी कुछ हुए नहीं। सर ये बाबा शरफुद्दीन का किराया का है, अपने टेक्निकल हमदुल्लाह का जो जगह का काम है, बाजू की बिल्डिंग का काम है, कब शुरू होना है? देखिए इसमें दो चीज़ है। एक तो बाजू की बिल्डिंग का है, क्योंकि 2017 में एक गवर्नमेंट में जियो नंबर 1 आया था, उसको ग्लोबल टेंडर के लिए उसको रखा गया था बाजू की 2 बिल्डिंगों को। तो उसके बाद कोई ग्लोबल टेंडर के लिए कोई आए नहीं। हमारी हुकूमत से बातचीत हुई है लास्ट टाइम, एक पिछली मीटिंग से पहले की बोर्ड मीटिंग में हम लोग बैठ के उसके ऊपर भी बात किए हैं। तो हम हुकूमत से नुमाइंदगी भी की है कि इसको जियो नंबर 1 से इसको हटा दे। हटाने के बाद लोकल टेंडर करें। यहाँ पे लोकल टेंडर करने के बाद तो हम जो सीधी हाथ की जो स्लैब्स पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बिल्डिंग के लिए हम किसी न किसी को हम बातचीत कर रहे हैं। जो ओपन एरिया है लेफ्ट साइड का, जो ओपन पार्किंग का एरिया है, उसके ऊपर अभी कुछ, क्योंकि उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जो जिसके पास से हम ज़मीन लिए थे, एक्वायर किए थे, वो लोग उस टाइम पे है सो लोग अपने आप अंडर प्रोटेस्ट वो लोग अमाउंट लिए थे, बाकी का अमाउंट वो लोग नहीं लिए थे। तो अभी फिर वो कोर्ट को जाके हमको ये कंपनसेशन जो गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से दिया गया वो कम है, इसको ज़्यादा चाहिए। तो वो कुछ कोर्ट का फैसला होने के बाद फिर आगे हम उसको भी, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है। अगर उसको किसी न किसी को हम डेवलपमेंट के देते हैं तो उसमें वक्फ बोर्ड की आमदनी में उसमें इजाफा होगा। हम उसमें लगे हुए हैं इंशाल्लाह। रैम्प का काम चल रहा है, उसके ऊपर हम चल रहा है। हाँ वो उसमें 2 चीज़ के ऊपर भी चल रहा है। उसके ऊपर एक डेवलपमेंट कमेटी के ऊपर हम उसको परसों बोले हैं। डेवलपमेंट कमेटी को उसको हम रिफर करके उसको इमीडिएट रिपोर्ट देने के लिए हम बोलेंगे उसको। तो क्या वक्फ बोर्ड को इसका इल्म है, वो कहाँ खर्च हुए? मस्जिद आलिया के उसमें एक इशू ये है कि कुछ लोग, हम उसके एक टास्क फोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसकी इंक्वायरी के वास्ते। उसकी कमेटी को भी रोके हम इसको इंक्वायरी के वास्ते हम दिए। रिन्यूअल की कमेटी की थी तो उसको रोके हैं। हमको शिकायत आई तो उसको हम रोके हैं कि वहाँ पर इशू है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। जो दूसरा अकाउंट है उसमें कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मस्जिद का मेन अकाउंट है उसमें नहीं हो रहा है। तो हमको शिकायत आने के बाद हम उसको कमेटी को रोके हैं और उसको हम यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं। उसका इंक्वायरी डिटेल्स रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। सर कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के पास जो एनकरेजमेंट है उसके ताल्लुक देखिए, वो कोहिमा में ज़मीन के पहाड़ी को हम परसों मैं और सीओ साहब हमारी लीगल टीम को सबको, और जो शिया हमारे कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको बुला के हम परसों बात किए थे। वहाँ पर जो कोविड से पहले 2019 में कोविड से पहले कंटोनमेंट बोर्ड ने किसी एक फर्द के नाम पे परमिशन का उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर मतलब अलग तरीके से डॉक्यूमेंट बोर्ड में सबमिट करके परमिशन लिया, जिसमें तकरीबन 14-15 प्लॉट्स का एक ही साथ एक ही आदमी के नाम पे कंटोनमेंट बोर्ड परमिशन दिया है। हम उसको लीगल तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करके हम रोक रहे हैं। परसों भी जाके हम रोके टास्क फोर्स को। वहाँ पे एसीपी भी कल वहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहाँ पे विजिट करे, वहाँ पे किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो, हम वो देख रहे हैं। हुआ तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं भी वहाँ पर विजिट करूँगा। विजिट करके उसके ऊपर हम जो भी लीगल हो सकते हैं, क्योंकि हम परसों स्टैंडिंग काउंसिल से हम सब लोग बैठ के उसके ऊपर बात की। मंचियाल जिले के कासीपेट मंडल के पैदा धर्मारम के करीब शेर नजर आने के बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया है कि पैदा धर्मारम गांव के करीब सड़क पर शेर के कदमों के निशान देखे गए, जिसके बाद से मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। फसलों की हिफाजत करने वाले कुछ लोगों ने शेर की दहाड़ें भी सुनी है। इस बात का इल्म होने के बाद हुकाम ने महकमा जंगलात के अमले को चौकस कर दिया है।
ज़रूरी मजदूरों और मवेशी पालने वाले अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो जंगल के इलाके में जाने से गुरेज करें। जिले कोमरंभी में आसिफाबाद के मुस्तखर केरामेरी के मार्केट कमेटी की जानिब से गैर मुकामी कारोबारियों को तिजारत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जेनूर फसाद के बाद कबायली तंजीमों की जानिब से केरामेरी के बाजार को ताहुकुम सानी बंद करा दिया गया था। उसके 5 दिन बाद मुस्तखर के जिम्मेदार कायदीन व ताजिरों के साथ केरामेरी में मौजूद आदिवासी भवन में कबायली तंजीमों की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया। कबायली तंजीम के अरकान ने कई शराइत रखी हैं और कहा है कि इलाके में पीसा एक्ट और जियो 70Y1 के तहत गैर कबालियों के लिए बहुत सी शराइत लागू होती हैं। इलाके में पुख्ता इमारत की तामीर न किए जाने की भी इतला दी गई है। कबायली तंजीमों के जिम्मेदारान ने बताया है कि किसी गैर कबायली के पास 1971 से कबल का अगर ज़रूरी पट्टेजात मौजूद है तो वो सिर्फ काश्त कर सकता है, लेकिन उसे फरोख्त नहीं कर सकता और ना ही मकान की तामीर की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई शराइत रखे गए हैं। याद रहे कि जेनूर में 2 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद बाजार ना खुलने की वजह से कुछ ताजिर केरामेरी में अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन गैर मुकामी कारोबारियों को इजाज़त नहीं दी गई है। कबायली तबके के जिम्मेदारान की जानिब से केरामेरी के मार्केट कमेटी से शिकायत करने पर मार्केट कमेटी के कायदीन ने जेनूर के केरामेरी में कारोबार शुरू करने वाले अफराद और शुरू करने की तैयारी करने वालों को तलब करते हुए उन्हें कारोबार न करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के दौरे के मौके पर घर घर सर्वे किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद कस्बे में शुमार कुनिंदा के साथ मुसर्रला प्रताप रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर जामे खानदानी सर्वे की तफसीलात जमा की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो घर घर सर्वे किया जा रहा है, अवाम को उसको लेकर किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि ख़ानदानी सर्वे के ज़रिए जो तफसीलात और मालूमात इकट्ठा की जा रही है उसे खुफिया रखा जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।